हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर इन मैनेजमेंट, यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मैनेजमेंट में, हम ये देखेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री से, बैकग्राउंड से, वो मतलब उनके बारे में हम देखेंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, दिया है मैनेजमेंट को। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ये वीडियो, ये पर्टिकुलर टॉपिक हेल्प करेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद कंट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर इन मैनेजमेंट। हिस्ट्री ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, यहाँ पर हम थोड़ी उनकी लाइफ हिस्ट्री देखेंगे कि क्या मतलब उनकी लाइफ कैसी रही थी, कहाँ जन्म हुआ था उनका। उन्होंने सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट दिया था मैनेजमेंट को, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है उसको हम आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। 1856 में उनका जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया, यूएसए में। मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी, जो कि यूएसए में ही एक कंपनी थी, उसको ज्वाइन करा था एज अ लेबरर, और 6 साल के ही अंतराल में वो वहाँ पर ही चीफ इंजीनियर हो गए थे, वो प्रमोट हो गए थे चीफ इंजीनियर के तौर पे। जब वो उस कंपनी में थे तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये नोटिस करा, ऑब्जर्व करा कि वहाँ जो काम होता है वो किसी पर्टिकुलर वे से इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सदियों से वैसा होता आ रहा है। मतलब कि उन ऐसा कुछ नहीं था कि कोई एनालिसिस है कि अगर जो भी टास्क हो रहा है, जो भी मशीन्स में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो जो वे से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो काम हो रहा है, वो तरीका किसी पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद उसको इजाद नहीं किया गया है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उससे पहले शायद लोग वैसा करते थे, और वो मतलब ऐसा कोई उन्होंने साइंटिफिकली उस तरीके को नहीं अप्रूव करा है या इन्वेंट करा है। वो जनरली करते थे ट्रायल। अगर कोई टास्क करने में, लेट्स से कि वो कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से, एक मेथड से वो पर्टिकुलर जॉब करा, उनको बाद में समझ में आया कि उस तरीके से वो नहीं होता है, तो उन्होंने फिर वो तरीका चेंज करा। तो तरीका चेंज कब हो रहा था? जब वो तरीका यूज़ कर रहे थे हम, और तब हमको यूज़ करने के बाद पता चल रहा था कि हाँ, ये तरीका शायद अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, टास्क को करने के लिए। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि एक ट्रेडिशनली एक चीज़ चली आ रही है, बहुत एक मतलब टाइम से, उनके पहले के जो मैनेजर्स थे वो चीज़ कर रहे हैं, इसलिए आप कर रहे हो। पहले जो वर्कर्स काम करते थे वो इसलिए, वो क्योंकि वो कर रहे थे इसलिए आप कर रहे हो। आपके पास कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि आप वो काम उस वे से क्यों कर रहे हो। इसलिए उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी, और इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए अगर हम एक ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं कि जस्ट वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत पहले से वो चीज़ होती आ रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है, क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे वो चीज़ कर रहे हैं। पहले हम ट्राई कर रहे हैं, अगर वो सही मतलब मेथड सही निकल रहा है तो हम उसको आने वाले टाइम पे और यूज़ कर रहे हैं। अगर वो गलत निकल रहा है तो फिर हम नया मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो उसके पीछे कोई साइंटिफिकली स्टडी नहीं की गई थी, और इसी वजह से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सोचा कि हम क्या करेंगे, साइंस को मैनेजमेंट के साथ मिक्स करेंगे। दैट्स वाई उसको नाम दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था कि उन्होंने साइंस को मैनेजमेंट के साथ मिक्स करा। वर्क को, टास्क को करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होना है, कौन सा तरीका यूज़ होना है, ये प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस के बाद हम लोग देखेंगे, और तब जाके हम उस मेथड को यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। During this period, Taylor conducted many experiments and gave suggestions how to select and train workers to improve their performance for maximum output. उन्होंने क्या करा, अपने कार्यकाल, अपने टाइम, जो भी उनका वर्क पूरा स्पैन था, उस दौरान उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे। उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि कैसे एक पर्टिकुलर वर्कर को
ट्रेन किया जा सकता है एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर वर्कर एफिशिएंटली अपने टास्क को, अपनी जॉब को क्या करे, परफॉर्म कर पाए, ताकि मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। His pioneering work in applying engineering principles, उनका जो काम था कि उन्होंने वर्क में, टास्क में इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा ऑन द फैक्ट्री फ्लोर, वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांच। और उसी वजह से एक ब्रांच का एक डेवलपमेंट हुआ, क्रिएशन हुआ, जिस ब्रांच को हम आज बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आपको मैं बता दूं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेलर थे, उन्होंने ज़्यादातर जो काम करा था वो फ्लोर लेवल पे करा था, मतलब लोअर लेवल जो वर्कर्स थे, लोअर लेवल जो मैनेजमेंट का जो लोअर लेवल था, जहाँ पर वर्कर्स होते हैं, वहाँ पर उन्होंने ज़्यादातर काम करा है, ना कि अपर या टॉप लेवल पे। उन्होंने फैक्ट्री लेवल पे, फ्लोर लेवल पे ज़्यादा काम करा है। और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ पर अप्लाई होता है, वो भी वहाँ पर अप्लाई होता है जहाँ पर एक्चुअली में काम हो रहा है, जहाँ पर ऑपरेशंस का काम ज़्यादा हो रहा है, ना कि फॉर्मुलेशन का काम, बेसिकली हम बोल सकते हैं। आने वाले स्लाइड्स पे हम ये पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्या उनकी टेक्निक्स थी, क्या उनके प्रिंसिपल्स थे। The concept of scientific management was introduced by Frederick Winslow Taylor in USA in the beginning of 20th century. This concept was further carried on, और scientific management में अगर बात करें तो उन्होंने पाइनियर करा था ये कॉन्सेप्ट। उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लाए थे। लेकिन फेडरिक विंस्लो टेलर के साथ साथ ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, हेनरी गैंट, जॉर्ज बर्थ, एडवर्ड फेलन, जिन्होंने भी अपना छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिया है। इन्होंने क्या करा, दो बुक्स, एक तो उन्होंने, मैं आपको अभी बताऊंगी आने वाली स्लाइड्स में कौन कौन सी बुक्स थी उनकी। 1911 में उनकी जो बुक आई थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो काफ़ी पॉपुलर थी, विच मेक्स अ हिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, हेनरी गैंट एंड हैरिंगटन एमरसन has also made a significant contribution to the development of scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम कभी कभी टेलरिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ही पाइनियर करा था ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आई होप आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनकी लाइफ हिस्ट्री समझ में आई होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कुछ बुक्स थी FW टेलर की, इंपॉर्टेंट बुक्स। मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं ली हैं, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को मैंने लिया है। पीस रेट सिस्टम 1895 में आई थी, शॉप मैनेजमेंट 1900 में आई थी, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में आई थी। अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या मतलब है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा जो देखा वो था, थोड़ा बहुत हिस्ट्री थी, ज़्यादा मैंने नहीं डाला है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उनके काम से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ना कि उनकी लाइफ से रिलेटेड। रही बात लाइफ की, तो बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, कहाँ पैदा हुए थे, कौन सी कंपनी में काम करते थे, किस ईयर में उन्होंने कौन सी बुक दी है, वो मैंने बता दिया। कॉन्सेप्ट उनका, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके लिए बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो साइंटिफिक, एक मैनेजमेंट। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने क्या करा था, उन्होंने साइंस को मैनेजमेंट में इंक्लूड कर दिया था। मतलब हम क्या, जैसे कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टास्क को करने के लिए क्या मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, कितने टाइम में वो काम हो सकता है, कौन कौन से स्किल्स लगेंगी एंड स्टफ लाइक दैट, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, कितने स्टेप्स में वो काम कंप्लीट होगा, ये सब चीज़ों के लिए हम प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, हमको प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए उस पर्टिकुलर वर्क की, तभी जाके हम उस वर्क को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं, उस टास्क को, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो प्रॉपरली वो वर्क का स्टडी हो, ताकि हमको प्रॉपर स्टेप्स पता चलें कि कितने स्टेप्स में वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट होगा, कौन से मेथड्स उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए लगेंगे, कितने टाइम में होगा। इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता है, किसका यूज़ करना है, साइंस का। तो जो काम हो रहा है मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में,
वो काम को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, कौन कौन से मेथड्स चाहिए, कितने टाइम में होगा, वो चीज़ हमको किससे पता चलेगी? साइंस से। इसीलिए उन्होंने साइंस को मैनेजमेंट में इंक्लूड कर दिया और हमको एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक का यहाँ मतलब क्या है? सिस्टमैटिक एनालिटिकल एनालिसिस, यहाँ पर आएगा एनालिसिस। सिस्टमैटिक एनालिसिस, एक ऑब्जेक्टिव, एक रैशनल, एक लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द मैनेजमेंट जब आती है तो वो साइंटिफिक बन जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फील्ड में हम जब साइंस के प्रिंसिपल्स, साइंस के मेथड्स, रूल्स जब अप्लाई करने लगते हैं तो वो क्या बन जाता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट बन जाता है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट इज टू बी डन। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये भी मतलब है कि ये पता होना कि क्या करना है, हमको क्या एग्जैक्टली अचीव करना है, हमको ये भी पता होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे अचीव करना है हमको ये भी पता होना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? नोइंग एग्जैक्टली वॉट इज टू बी डन, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है ये, एंड हाउ इज टू बी डन, कैसे परफॉर्म करना है ये। तो इस चीज को पता लगाने का जो आर्ट होती है उसको क्या बोला गया है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। अंडर दिस अप्रोच साइंटिफिक टेक्निक्स आर अप्लाइड इन द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिकली उस पर्टिकुलर टास्क को, जो टास्क को करना है, उसको करने के लिए उसको कैसे करना है, कौन करेगा, उसके लिए साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई होंगे, साइंटिफिकली उनके लिए वर्कर्स को चूज़ किया जाएगा, साइंटिफिकली टेक्निक्स चूज़ की जाएंगी, वर्कर्स को प्रॉपरली साइंटिफिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स एज एंड व्हेन अराइज हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल किया जाए, ताकि हम इवेंचुअली क्या कर सकें? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने गोल को अचीव कर सकें। Scientific management means knowing exactly what you want your men to do. आप अपने एम्प्लॉय से क्या चाहते हो कि वो क्या करें, कौन सा टास्क, कौन सा गोल अचीव करें, इसके बारे में भी जानकारी हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट देता है। और ये देखना है एट द सेम टाइम कि वो पर्टिकुलर टास्क बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कंप्लीट हो रहा हो, तो उसको भी किसकी हेल्प से ये हम देखेंगे? साइंटिफिक मैनेजमेंट की हेल्प से। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? F.W. टेलर ने। हार्लो पर्सन ने क्या बोला है साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में? साइंटिफिक मैनेजमेंट कैरेक्टराइजेस that form of organization and procedure in purposive collective efforts which rest on the principles and laws derived। साइंटिफिक मैनेजमेंट किस पे रेस्ट करता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट एक क्या है? इट कैरेक्टराइजेस दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। वो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर को कैरेक्टराइज करता है जो क्या कर रही है? जो पर्पसली कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ आ रही है, जिसकी हेल्प से हम क्या करें? साइंटिफिक मैनेजमेंट की हेल्प से क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल्स को, लॉज को डिराइव कर रहे हैं, प्रॉपर वे डिराइव हो रहा है, प्रिंसिपल्स डिराइव हो रहे हैं, लॉज डिराइव हो रहे हैं ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। वो प्रिंसिपल्स, वो लॉज आए कैसे हैं, डिराइव कैसे हुए हैं, उसके पीछे क्या है? एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, प्रॉपर एक साइंटिफिक प्रोसीजर हमने अप्लाई करा है, ताकि हमको वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स मिल सके, जिसकी हेल्प से हम कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सके। और जो ट्रेडिशनली जो रूल्स, ट्रेडिशनली जो प्रोसेस हम यूज़ करके आ रहे हैं, उसको हम क्या करें? डिस्कार्ड कर सके। ये कौन बोल रहा है? हार्लो पर्सन। इट्स कोर इज द ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ वर्क। कोर के, अगर हम कोर की बात करें, जो सिंपल, जो डीप मीनिंग, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक्चुअल मीनिंग है, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी हो रही है वर्क की। वर्क से यहाँ पर मतलब है टास्क, जिसको अकम्प्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, ऑपरेट करती है, वो पर्टिकुलर वर्क। ऑर्गेनाइज स्टडी हो उस वर्क की, प्रॉपर एनालिसिस हो, और उसको उस जो काम है, वो पर्टिकुलर टास्क को सिंपल एलिमेंट्स में तोड़ा जाए, सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट हो, ताकि वर्कर्स अच्छे से परफॉर्म कर पाए। पीटर एफ ड्रकर ने ये पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है क्या? कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? इट्स अ कोर इन द ऑर्गेनाइज। साइंटिफिक मैनेजमेंट कोर इज द ऑर्गेनाइज स्टडी ऑफ वर्क, द एनालिसिस ऑफ वर्क,
into its simplest element and the systematic improvement of workers performance of each element. इसको किसने दिया है? पीटर एफ ड्रकर ने। अगर हम टेलर की वही बात करें दोबारा से, साइंटिफिक मैनेजमेंट उनके शब्दों में साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? It is the substitution of exact scientific investigation and knowledge for the all individual judgments. जो पुराने जजमेंट्स होते थे, पहले के जो मैनेजर्स थे वो क्या करते थे? पहले के मैनेजर्स कोई काम को करने के लिए जो मेथड यूज़ करते थे वो बस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि शायद उनके बॉसेस ने वो यूज़ करा था। उनके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है कि वो मेथड को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ब्लाइंडली वो मेथड यूज़ करते आ रहे हैं क्योंकि वो मेथड पहले से यूज़ होता हुआ आ रहा है। अगर कोई नया प्रॉब्लम अराइज होती है तो उस नए प्रॉब्लम को करने के लिए भी जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं वो उसके पीछे भी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो हम जो मैनेजर था वो क्या करता था? अपनी सोच समझ से जो भी उसको ठीक लगता था वो पर्टिकुलर वे से उस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करता था। अगर वो प्रॉब्लम टैकल हो गई उस पर्टिकुलर मेथड से तो फिर आने वाले टाइम पे उसी मेथड को यूज़ किया जाता था विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग कि वो मेथड क्यों एक्चुअली में यूज़ आया। और अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर वो प्रॉब्लम उस मेथड से टैकल नहीं हुआ तो फिर उस प्रॉब्लम को दूसरे मेथड से टैकल किया जाता था। मतलब अगर दूसरे मेथड से टैकल किया गया दैट मीन्स कि टाइम भी आपका जा रहा है, आपकी कॉस्ट जा रही है, आपका एनर्जी जा रही है। आप क्या कर रहे हो? पहले ट्राई कर रहे हो, सही अगर एक बुलजाई लग गई तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा मेथड यूज़ कर ले हो। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। तो ये क्या है? ये एक रॉन्ग वे है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने का, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने का। इसी में टेलर ने क्या बोला? टेलर ने ये बोला कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम टैकल करनी है, अगर हमको कोई टास्क अचीव करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन परफॉर्म करेगा, कौन से मेथड्स यूज़ होंगे, कितना टाइम लगना चाहिए, ये सब चीज़ों के पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और वो कैसे होगा? वो होगा साइंस की हेल्प से। और इसीलिए वो एक कॉन्सेप्ट लाया। According to Peter F. Drucker, the core of scientific management is the organized study of work, analysis of work into its simplest elements and systematic improvement of workers' performance for each level. ये definition दोबारा से repeat हो गई है। These definition describe scientific management as application of scientific knowledge. इन डेफिनेशन से हमको क्या पता चलता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट एक साइंटिफिक नॉलेज का एप्लीकेशन है इन दी मैनेजमेंट। और उस एप्लीकेशन से क्या कर रहे हैं हम लोग? जो ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड्स थे जिनके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी कि उन मेथड्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करना विद द न्यू साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स बेसिकली। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं पर्पस क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। सबसे पहला है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। increase production, standardization and systematization of methods. अगर हम साइंटिफिकली कोई टास्क परफॉर्म करेंगे उससे क्या होगा? एक स्टैंडर्ड चीज़ें होंगी। मतलब कि एक बार हमने कोई मेथड बना दी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, लेट्स ए टास्क, तो वो स्टैंडर्ड मेथड हो गया। अब सारे के सारे ए टाइप के टास्क उसी मेथड से होंगे, उसी वे में होंगे। तो यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, सिस्टमैटिक वे में हो रहे हैं, सिस्टमेटाइजेशन आ जाता है। कोई जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जो प्रोसीजर्स यूज़ हो रहे हैं, एक ऑब्वियसली हमने उस पर्टिकुलर टूल को यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस पर्टिकुलर टूल को यूज़ करने के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग है, एक रैशनल है, एक प्रॉपर स्टडी की गई है कि हम क्यों ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्यों ये प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, क्यों ये टूल यूज़ कर रहे हैं। तो वही सब चीज़ें अब एक स्टैंडर्ड बन जाएंगी। अब आने वाले टाइम पे जब भी ए टाइप का टास्क करेंगे तो उन्हीं मेथड से करेंगे, उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, उन्हीं टूल्स को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। हमारे पास एक पर्टिकुलर वे आ गया कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो हमारे पास टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि लोगों को अब क्लैरिटी मिल गई है। हाँ, ये अगर प्रॉब्लम अराइज हुई है, ये टास्क करना है तो ये ऐसे ही होगा और ऐसे ही एफिशिएंटली होगा। अगर कोई मेथड आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ये सब चीज़ें। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर
वर्क को हम एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं वर्क स्टडी, तो उसमें जो भी मेथड, जो भी टूल्स, जो भी प्रोसीजर्स निकल के आते हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड, इस पर्टिकुलर टूल्स या इस पर्टिकुलर प्रोसेस से ये पर्टिकुलर टास्क होगा, तो ऑब्वियसली वो जो टास्क हो रहा है वो फिर वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहा है। एफिशिएंसी इज द की। एफिशिएंसी, कोई भी टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म हो, इसीलिए हम उस टास्क को करने के लिए साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिकली उस टास्क को एनालाइज कर रहे हैं, ताकि हम एक सेट मेथड, एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर टूल को हम फाइंड आउट कर सके, जिसकी हम हेल्प से हम वो टास्क एफिशिएंटली, कम कॉस्ट में, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की मदद से हम उसको अचीव कर सकें। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड है, वेस्ट रिड्यूस हो जाएंगे, लॉसेस कम होंगे, ट्राई एंड एरर नहीं कर रहे हैं हम, पहले ट्राई कर रहे हैं, अगर बुलजाई लग गई तो ठीक है, नहीं तो हम फिर दूसरा मेथड स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, वेस्ट, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, रॉ मटेरियल ज़्यादा वेस्ट होगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, लॉस ज़्यादा होगा, तो रिड्यूस हो जाएंगे वेस्ट हमारा, लॉसेस कम होंगे इसकी वजह से, साइंटिफिक मैनेजमेंट की वजह से। क्वालिटी जो होगी वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो टास्क, जो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग साइंटिफिक स्टडी जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, फिर वो क्वालिटी वाइज बहुत हाई स्टैंडर्ड का टास्क है, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत एफिशिएंट प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, क्वालिटी वाइज काफ़ी इम्प्रूव प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट, इट्स एम एट बेस्ट पॉसिबल प्लेसमेंट, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। हम अगर वर्क स्टडी की बात करें तो वर्क स्टडी में केवल यही नहीं आ रहा है कि कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, हम ये भी देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए किस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है, और उसी स्किल रिक्वायरमेंट के साथ हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हायर कर रहे हैं जिन लोगों के पास वो पर्टिकुलर स्किल है, और उन्हीं लोगों को हम उस पर्टिकुलर स्किल से क्या कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम केवल टास्क को नहीं देख रहे हैं, साइंटिफिकली एनालिसिस, हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सा राइट पर्सन उस पर्टिकुलर टास्क को राइटली विद बेस्ट पॉसिबल वे परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर राइट पर्सन हैज़ बिन पुट ऑन अ राइट जॉब भी आता है। वेज इंसेंटिव, हम क्या कर रहे हैं, जो टास्क है ऑब्वियसली जब एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहा है, सबको पता चल गई उनकी ड्यूटीज़ कि हमको ये ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है, इस वे से करना है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेज इंसेंटिव ओरिएंटेड काम हो रहा है। लोगों को ये पता है कि हम अगर ये पर्टिकुलर टास्क इस वे में करेंगे, इस स्टैंडर्ड से, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, अब हमको पता है हमको कौन से स्टैंडर्ड को बीट करना है, तो उस स्टैंडर्ड को बीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर इंसेंटिव्स दे रहे हैं। जो भी वर्कर उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को बीट करेगा, उस स्टैंडर्ड को अचीव करेगा, उसको हम क्या करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे, वेजेस देंगे, ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन। वेजेस सबको मिलेंगे, किसी को ज़्यादा मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली उस पर्टिकुलर टास्क को कर पा रहा है और कम टाइम में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहा है, मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पा रहा है, और जो दूसरा पर्सन है वो नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं वेज और इंसेंटिव ओरिएंटेड प्रोडक्शन लिंक्ड काम हो रहा है। इट डिस्प्लेसेस कस्टम्स गैस वर्क, यहाँ गैस वर्क नहीं चल रहा है कि हम गैस कर रहे हैं कौन सा मेथड यूज़ करना है इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। कस्टम्स मतलब जो पुराने मेथड्स यूज़ होते हुए आ रहे हैं, विदाउट एनी प्रॉपर स्टडी, ब्लाइंडली हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करें, प्रॉपर वे से उसको कर रहे हैं। इफ इट डिफेंड्स द वर्कर अगेंस्ट शोल्डरिंग द स्लॉट, शर्किंग वर्क और लेजी अवे। तो इससे क्या हो रहा है, वर्कर्स को भी क्लैरिटी मिल रही है, वर्कर्स भी लेजी नहीं है, उनको पता है कि उनको ये मेथड यूज़ करके ये टास्क को इतने टाइम में इतनी पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ कंप्लीट करना है, तो वो अपने हमेशा ही ऑन पॉइंट रहेंगे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, फटीग कम होगा, क्योंकि वर्क स्टडी में हम ये भी देख रहे हैं कि कितने स्टेप्स यूज़ होंगे पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए, कितने स्पीड में वो टास्क होगा, कितने टाइम में वो टास्क होगा, प्रॉपर स्पीड हमको पता है, प्रॉपर टाइम पता है, प्रॉपर स्टेप्स पता है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, कम स्पीड नहीं है, प्रॉपर स्पीड है, तो लेजीनेस,
फटीक नहीं आ सकता, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे इस पे कितनी कितनी स्टडीज़ होती हैं, तब आपको शायद ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। एंश्योरिंग अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स एट रीजनेबल प्राइस। ऑब्वियसली जब प्रॉपर वे में कोई टास्क कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगा, तो वो कंज्यूमर्स को सही टाइम पे रीजनेबल प्राइस में मिलेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी, मैन्युफैक्चरर को भी कॉस्ट कम लगी है, तो ऑब्वियसली वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी कम आगे जो सप्लाई करेगा कम कॉस्ट में ही मार्केट में उतारेगा। आई होप आपको ये पर्पस समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले यही बता रही थी कि साइंटिफिक मैन जो टेलर थे उनका जो मकसद था वो ये था कि कोई पर्टिकुलर टास्क अगर परफॉर्म हो रहा है तो जिस वे में वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी तरीका हम यूज़ कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, वो तरीका एक प्रॉपर स्टडी के बाद आना चाहिए, ना कि क्योंकि पहले के लोग ट्रेडिशन ऐसा था कि हमको इसी तरीके से ये काम करना था, पहले हमारे मैनेजर्स भी वही कर रहे थे, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, या हमारे पहले वाले मैनेजर्स बहुत पुराने टाइम से ये पर्टिकुलर तरीका यूज़ होता हुआ आ रहा है इस पर्टिकुलर काम को करने का, इसीलिए हम ये तरीका यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे जिस वे में पर्टिकुलर काम हो रहा है उसके पीछे एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। वो जो मेथड, जो तरीका है, वो किसकी हेल्प से आना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए कि हम क्यों वो पर्टिकुलर मेथड यूज़ कर रहे हैं। और वो लॉजिक कैसे आएगा, जब हम उस पर्टिकुलर टास्क को अच्छे से स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे उस पर्टिकुलर टास्क का, और जब एनालिसिस करेंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि हमको वो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ये मेथड की आवश्यकता है, ये मेथड हम यूज़ करेंगे, इतने टाइम में करेंगे, इतने स्टेप्स होने चाहिए, ये प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पहला प्रिंसिपल बोलता है अप्लाई साइंस इन डूइंग अ सर्टेन वर्क, नॉट जस्ट अ ट्रेडिशन। जो हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए आ रहे हैं ब्लाइंडली, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो करते हुए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पहले वाले जो लोग थे वो फॉलो कर रहे थे, इसलिए हम उसको यूज़ करें, इसलिए हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके पीछे हमारे पास कोई रीज़न, कोई लॉजिक नहीं है, रैशनल नहीं है कि हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर साइंस, प्रॉपर उस पर्टिकुलर टास्क को, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक स्टडी करनी पड़ेगी। उस एक्सपेरिमेंट, उन इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको ये देखना पड़ेगा कि उस टास्क को करने के लिए ये कौन सा मेथड आएगा, कितने टाइम में वो टास्क होगा, कितने मोशंस, मतलब कि कितने स्टेप्स लगेंगे वो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। सेकेंड प्रिंसिपल बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब जब आप काम कर रहे हो तो जिस एनवायरनमेंट में काम हो रहा है वो एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपके बीच में जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजर हैं उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। अगर आपने काम को करने के पीछे, काम को जो जिस टास्क को परफॉर्म कर रहे हो उसको तो आपने साइंटिफिकली एनालाइज कर लिया, उस टास्क को आपने साइंटिफिकली एनालाइज करके अच्छे मेथड्स, आपने उसको अच्छे मेथड्स निकाल लिए कि हाँ अच्छे इन्वेंट कर लिए, आपने अच्छे से पूरा एनालाइज करके ये पता कर लिया कि अब इन मेथड्स, इन टाइम में ये पर्टिकुलर टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाएगा, एफिशिएंटली इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जो लोग उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और जहाँ वो टास्क परफॉर्म हो रहा है वो एनवायरनमेंट कॉर्डियल नहीं है, टॉक्सिक है, हार्मोनियस नहीं है, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक हार्मनी नहीं है, कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, तो तब भी वो पर्टिकुलर गोल अचीव नहीं हो सकता। इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल एफिशिएंटली हमको क्या चाहिए, जिस गोल को अचीव करने के लिए जो हम लोग स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, जो बेसिकली जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमको साइंटिफिकली एनालाइज करनी पड़ेंगे वो एक्टिविटीज़, हमको फिर प्रॉपर मेथड्स इन्वेंट करने पड़ेंगे, प्रॉपर हर चीज़ देखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो टास्क एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया जा रहा है। मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में क्या है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है।
Taylor has referred to such a situation mental revolution. Taylor firmly believed that the occurrence of mental revolution would end all the conflicts. अगर conflict होंगे तो हम अपने गोल को efficiently achieve नहीं कर सकते. In order to lower down the conflict, grievances ना हो, conflicts कम हो, हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा? हारमोनी बढ़ानी पड़ेगी आपस में. तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक हारमोनियस कॉर्डियल रिलेशनशिप. और उसके लिए हमको बेसिकली करना क्या होगा? हमको एज अ फैमिली काम करना होगा. मैनेजर्स ये नहीं सोचेंगे कि मैं बॉस हूँ, मैं सुपरवाइज करूँ, मैं ऑर्डर दूँ. और ना ही वर्कर्स ये सोचेंगे कि क्योंकि बॉस है तो वो हमको लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को एज अ बॉसी एटीट्यूड में रखते हैं और वो ऑर्डर्स देते हैं और एक रिजिड उनका जो पर्सनालिटी या एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स बहुत रिजिड होता है. और इसी रिजिड एटीट्यूड की वजह से जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके रूल्स, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उनको मानने से इनकार कर देते हैं. उनको लगता है कि दे आर ट्रीटिंग अस एज समथिंग बीनीथ. मतलब कि वो एक इक्वल ट्रीटमेंट जब वर्कर्स को नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो आपके ऑर्डर्स भी अच्छे से नहीं मान पाएंगे. तो वर्कर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले. एक पेरेंट और चाइल्ड का अगर जहाँ पर एनवायरनमेंट होगा वो ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट होगा, ना कि मास्टर और स्लेव का. जहाँ मास्टर और स्लेव का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, जहाँ मास्टर, एक मैनेजर अपने आप को मास्टर समझेगा और अपने सब ऑर्डिनेट्स को स्लेव, कि मैं जो ऑर्डर दूंगा आपको पूरा करना ही होगा, रिगार्डलेस कि आप उसको पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, ये हम नहीं देखेंगे, हमको अपना टास्क परफॉर्म करना है, हमको ये गोल अचीव करना है. तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो ऑब्वियसली हार्मनी नहीं होगी. तो पेरेंट चाइल्ड का जहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एक नर्चरिंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जहाँ पर जो मैनेजर होगा वो एज अ पेरेंट परफॉर्म कर रहा होगा. उसका रोल क्या होगा? एज अ पेरेंट का. पेरेंट क्या करते हैं? आपको डांटते भी हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपको एक सही दिशा भी दिखाते हैं, आपको एक प्रॉपर पाथ की तरफ ले जाते हैं, आपको लीड करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको मेंटोर करते हैं. तो एज अ पेरेंट अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स का काम करोगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक है कि हार्मनी आएगी. उसके साथ साथ जब एज अ पेरेंट आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बात करोगे तो जो आपके वर्कर्स हैं उनको भी ये बिलीव होगा कि जो मेरा मैनेजर है वो हमको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहा है. तो हमको अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ये हम फ्रीली उनसे बात कर सकते हैं. जो वॉल होती है, जब वो उस वॉल को हटाना किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजर की ज़्यादातर जिम्मेदारी होती है कि वो एक वॉल जो उनके बीच में है, वर्कर और मैनेजर के बीच में, कि वर्कर्स डरते हैं कभी कभी अपनी बात को सामने रखने से. अगर उनको लगता है कि उनके साथ कोई रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ है, चाहे वो अनइंटेंशनली हुआ हो, उसको भी अपने सामने अगर अपने बॉस को बताना हो कि सर आपने ये चीज़ मेरे साथ करी, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने ये मेरे साथ ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट करा, मुझे अच्छा नहीं लगा. तो ये चीज़ बोलने के लिए भी आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर जो वर्कर्स है वो इतने फ्री हों कि अपने मन की बात, अपने जो इनहिबिशंस है वो सामने रख सके. और अगर ऐसा होगा तो जो वर्क एनवायरनमेंट है बहुत ही हारमोनियस हो जाएगा. और जब वर्क एनवायरनमेंट हारमोनियस होगा, कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो आपका जो टास्क है, जो गोल है, वो भी एफिशिएंटली आप अचीव कर पाओगे विद इन टाइम, विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट. ऑब्वियसली कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी मेरे जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा उसी के साथ का है कि जब आप एज अ पेरेंट आप काम कर रहे हो, जब आप पेरेंट चाइल्ड वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप कोऑपरेट कर रहे हो. मतलब कि दोनों को साथ लेके चलना, सबके साथ कोई गोल अचीव करना, ना कि इंडिविजुअल. वर्कर्स को भी चाहिए, अगर ये ड्यूटी अगर मैनेजर की है कि वो एज अ पेरेंट आपको नर्चर करे, आपको आपकी केयर करे, आपको गाइड करे, आपको एक सही दिशा की तरफ ले जाए, कैसे आपको गोल अचीव करना वो आपको बताए, तो उसके साथ साथ वर्कर्स की भी ये ड्यूटी है कि वो इंडिविजुअली ना काम करके कलेक्टिवली काम करें, इंटीग्रेशन में काम करें, कोऑपरेट करें अपने मैनेजर्स के साथ. मैनेजर्स के साथ अगर एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट के साथ वो काम करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो काम है वो अच्छे से परफॉर्म होगा. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी प्रॉस्पेरिटी. उसके साथ साथ ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी वर्कर काम कर रहा है उसके पोटेंशियल को टू द बेस्ट ऑफ हिज पोटेंशियल उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उनके स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे फाइन करना है.
उनको कैसे अच्छे से ट्रेन करना है ताकि हम उनको उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड उनकी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल तक हम उनको यूज़ कर पाए, उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल को यूज़ कर पाए, वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए। उसके साथ अगर वो ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉस्पेरिटी आएगी, उनके काम में वो प्रॉस्पर होंगे। तो ये भी जिम्मेदारी बढ़ती है एक मैनेजर की। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी कहता है कि हर एक वर्कर को इम्प्रूव करना भी इम्पॉर्टेंट है, हर एक वर्कर की स्किल्स को इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है ताकि एफिशिएंटली वो परफॉर्म कर पाए और वो प्रॉस्पर हो पाए। आई होप आपको ये 4 प्रिंसिपल्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अगर अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखना, जो 4 हमने पढ़े पहले वो प्रिंसिपल्स थे और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो टेक्निक्स हैं। कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है कि टेक्निक्स के बारे में आप प्रिंसिपल्स के बारे में लिख के आते हो या मार्क कर देते हो, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखना। तो सबसे पहली जो टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप की, जो टेलर ने दी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो काम था वो मोस्टली शॉप लेवल पे ज़्यादा हुआ है, फ्लोर लेवल पे ज़्यादा हुआ है, वर्कर्स के साथ उन्होंने ज़्यादा डील करा है, काम करा है, क्योंकि जब वो एक कंपनी में आए थे वो भी एज अ लेबरर ही आए थे, तो उन्होंने वो पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट था बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है और देखा है, इसीलिए उनका जो काम था ज़्यादातर लोअर लेवल के वर्कर्स के साथ हुआ है। फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करें तो इस पर्टिकुलर टेक्निक पे उन्होंने बोला है कि जो डिपार्टमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना इम्पोर्टेंट है ताकि अच्छे से काम हो पाए, अच्छे से गोल अचीव हो पाए। और वो 2 जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज पर टेलर 2 डिपार्टमेंट्स में उन्होंने डिवाइड करा। जो डिवीजन ऑफ वर्क था वो 2 डिपार्टमेंट्स में हुआ। पहला था प्लानिंग, जहाँ पर माइंड से काम हो रहा है, जहाँ पर फॉर्मुलेशन हो रही है, प्लानिंग बन रही है, माइंड ज़्यादा चल रहा है। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूटरी वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो ये 2 डिपार्टमेंट्स एज पर फंक्शनल फोरमैनशिप क्रिएट करने चाहिए, इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो किसने कहा था? टेलर ने कहा था। इसको हम पढ़ते हैं कि क्या होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन। तो मैनेजर्स बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्लानिंग इंचार्ज, एक डिपार्टमेंट हो सकता है प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास 4 मैनेजर्स होंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर टाइम कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वी हैव स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। अब ये कौन कौन क्या क्या होते हैं तो इसको हम देखते हैं। और इन 8 मैनेजर्स के अंडर काम करेंगे हमारे वर्कर्स। तो बेसिकली वर्कर्स एट अ टाइम कितने मैनेजर्स को बेसिकली रिपोर्ट कर रहे हैं? 8 मैनेजर्स को, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के एंड 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। ठीक है। FW Taylor has propounded the functional organization. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन 2 डिपार्टमेंट्स में उन्होंने डिवाइड करी। पहला है प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमारे 4 मैनेजर्स आएंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है तो वहाँ पर 4 होंगे मैनेजर्स, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। और इन 8 मैनेजर्स के अंडर हमारे वर्कर्स होंगे। तो बेसिकली वर्कर्स 8 मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे एट अ टाइम। अगर हम बात करें प्लानिंग डिपार्टमेंट की तो रूट क्लर्क का काम क्या है? एज द नेम सेज, ये रूट डिसाइड करता है, पाथ डिसाइड करता है कि कोई भी प्रोडक्ट अनफिनिश्ड गुड, कोई जो भी अनफिनिश्ड गुड है वो कितने पाथ से होके गुजरेगा इन ऑर्डर टू बिकम अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है। दिस क्लर्क एंश्योर्स द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क। कोई भी वर्क हो रहा है वो किस सीक्वेंस में होगा, उसका क्या पाथ होगा, क्या रूट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा?
प्लानिंग डिपार्टमेंट का रूट क्लर्क। अगर हम इंस्ट्रक्शन कार्ड की बात करें, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की बात करें, तो ये क्लर्क का क्या काम है? इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करना, वर्कर्स को बताना कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एंड हैंड देम ओवर टू द गैंग बॉस। मतलब पहले वो इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करेगा, प्लान करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा, उसको फॉर्मुलेट करेगा और फिर वो गैंग बॉसेस को देखेगा। गैंग बॉस क्या होता है उसको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है। These cards contain information about the nature of the work, किस टाइप का वर्क है, कौन सा प्रोसीजर उस काम को करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज़ होगा, कौन सी मशीनरी यूज़ होगी। तो इंस्ट्रक्शंस में हम यही जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो यही प्लानिंग करेगा कि कौन सा प्रोसीजर है, कौन कौन करेगा, कैसे कैसे वो काम होगा। बेसिकली इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी प्लानिंग है वो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देख रहा है। कमिंग टू द टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो क्या प्लान कर रहा है, कितने टाइम में कोई भी टास्क, जिस टास्क की हम बात करें वो टास्क पूरा होगा एफिशिएंटली, और कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए उस टास्क को पूरा होने के लिए। तो फीजिबल भी होना चाहिए ना वो टास्क, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए, प्रॉपरली टाइम, इन प्रॉपर टाइम होना चाहिए वो टास्क, और कम से कम कॉस्ट में फीजिबली वो काम हो जाना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की। डिसिप्लिन ऑफिसर क्या देख रहा है कि काम डिसिप्लिन में हो, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हो। मूविंग ऑन टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहाँ पर हमारे पास है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का क्या काम है? द वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो देखो ग्रुप्स में काम हो रहा है, जो सेम स्किल्स के वर्कर्स हैं वो एक ग्रुप में हैं, और दूसरी स्किल्स के वर्कर्स दूसरे ग्रुप में हैं। तो मतलब एक ग्रुप में जो वर्कर्स हैं वो एक टाइप का काम कर रहे हैं। तो गैंग बॉस का यहाँ पर मतलब है, यहाँ काम है वो क्या है, देखना कि उनका जो गैंग है, उनका जो ग्रुप है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो भी बनाए थे, जिनकी प्लानिंग करी थी, उसको वो हैंड ओवर कर रहा है गैंग बॉस को, और फिर उस इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से गैंग बॉस अपने ग्रुप को लीड करेगा, अपने ग्रुप को गैंग करेगा। मतलब कि इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करके देखेगा कि हर चीज़ प्रॉपर वे में हो रही है कि नहीं हो रही है। The workers divided into various groups from the point of view of control. A group leader is selected who is known as gang boss. मतलब जो ग्रुप है उसका एक लीडर सेलेक्ट हो जाएगा जिसको हम गैंग बॉस कह रहे हैं, फिर उस ग्रुप को देखेगा कि वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। He is expected to ensure that both the workers and machines are fit enough for the production. उसका ये काम होगा ये देखना कि वर्कर्स एंड मशीन्स अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं। स्पीड बॉस ये देखेगा कि प्रॉपर स्पीड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। रिपेयर बॉस क्या देख रहा है? रिपेयर बॉस का जिम्मेदारी ये है कि वो ये देखे कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं कि नहीं है, मशीन्स एंड टूल्स प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है। और इंस्पेक्टर क्या देख रहा है? क्वालिटी वाइज चेक करेगा कि जो भी वर्क हो रहा है वो जो भी बेंचमार्क हमने सेट करा था, जो भी स्टैंडर्ड सेट करा था, उस स्टैंडर्ड क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, तो करेक्टिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। तो वो भी किसका काम है? इंस्पेक्टर का ही काम है। सेकंड जो हमारा टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना, मतलब कि एक बेंचमार्क सेट करना कि इस टाइप का वर्क होना है। अगर हमको ए टास्क परफॉर्म करना है तो ए टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ हो रहा है। लेट्स से इसको मैं ऐसे समझाती हूँ आपको। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट करना, बेंचमार्क सेट करना। अगर हमको ए टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए बी मेथड यूज़ होगा, सी टूल्स यूज़ होंगे और डी टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो हर बार जब ए टास्क परफॉर्म होगा तो वही बी मेथड, सी टूल्स एंड डी एनवायरनमेंट होगा। तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि इसी स्टैंडर्ड्स में ही आगे काम होगा। प्रॉपर टेक्निक्स, हर टाइम ही वही रॉ मटेरियल यूज़ होगा,
वही टूल्स यूज़ होंगे, वही कंडीशंस ऑफ वर्क के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होगा। तो ये क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। इट मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फैक्टर्स आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। और ये सब आपको पता होगा, ये सब प्रॉपर स्टडी, साइंटिफिक स्टडी के बाद ही हमको पता चलेगा कि ए टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी टूल्स यूज़ करने हैं, किस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए। और अगर वो पता चल गया है तो हमको वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हर बार अप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये तो हो गया, ये वही है। स्टैंडर्डाइज मटेरियल्स यूज़ होंगे, स्टैंडर्डाइज मशीन टूल्स यूज़ होंगे, मेथड्स एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क के अंदर आता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड टेक्निक जो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अपने टास्क को जितना हो सके सिंप्लीफाई, कट डाउन करके सिंप्लीफाई कर देना। जितना सिंपल टास्क होगा, जितने सिंपल मेथड्स यूज़ होंगे, जितना सिंपल तरीके से वो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होगा, उतना ही सिंपल, उतना ही अच्छी क्वालिटी का वो प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, हम शूज़ की बात करें तो शू साइज़ अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5 में होगा तो वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है शू साइज़ को रखने का, रादर देन 0.5, 1, 0.25, 1.5, 1.75। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड अगर होगा तो वो अच्छे से अगर कोई मेथड, कोई प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा तो उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से हम एक एफिशिएंट प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर सकते। तो हमको क्या होना चाहिए, हमको जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो जितना सिंपल हो सके, मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स जितने सिंप्लीफाइड वे में हम यूज़ कर सकें, उतने ही सिंप्लीफाइड वे में हमको यूज़ करने चाहिए ताकि हम अच्छे से एफिशिएंटली अपने टास्क को, अपने गोल को अचीव कर पाए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में हम देखेंगे कि कैसे वर्क को साइंटिफिकली स्टडी करना है। अब साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में मेथड स्टडी आ जाएगा, मोशन स्टडी आ जाएगा, टाइम स्टडी आ जाएगा एंड फटीग स्टडी आ जाएगा। जहाँ तक हम मेथड स्टडी की बात करें तो मेथड स्टडी में हम क्या करेंगे, एक सूटेबल वे, एक सूटेबल तरीका हम साइंटिफिकली एनालाइज करके, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करके निकालेंगे जिस सूटेबल वे में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है। टू कंडक्ट अ स्टडी, दिस स्टडी मतलब मेथड स्टडी, a proper chart and operation research techniques are used। प्रॉपरली टेक्निक्स यूज़ होंगी, प्रॉपर चार्ट बनेंगे, प्रॉपरली हम साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कौन सा सूटेबल तरीका है। और जब वो सूटेबल तरीका हम फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे वही पर्टिकुलर तरीका यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। आई होप आपको मेथड स्टडी समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम देखते हैं कि जो भी हमने टास्क हमने लिया है, जिसको स्टडी कर रहे हैं वर्क को, उस वर्क को करने के लिए कितने स्टेप्स की आवश्यकता है, मतलब एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए। तो वो स्टेप्स हम कैसे पता चलेंगे, मोशन स्टडी से। मोशन स्टडी से हम साइंटिफिकली ये फाइंड आउट करेंगे कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वेस्टफुल स्टेप्स को एलिमिनेट कर रहे हैं और केवल यूजफुल स्टेप्स को रख रहे हैं। लिलियन एंड फ्रैंक गिलबर्ट ने मोशन स्टडी पे ज़्यादा काम करा है। उन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट करा था, या मैं कहूँ उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर दीवार को बनाने में एक इंसान 18 स्टेप्स ले रहा है, 18 स्टेजेस से गुजर रहा है, तब जाके एक वॉल खड़ी हो रही है। जब फ्रैंक गिलबर्ट ने उस पर्टिकुलर वॉल को पूरा करने के लिए प्रॉपरली स्टडी करा कि तो उन्होंने ये देखा कि 18 स्टेप्स नहीं चाहिए, वो दीवार केवल 5 स्टेप्स में ही पूरी हो सकती है, 5 स्टेप्स में ही पूरी हो सकती है। तो फ्रैंक ने क्या करा, जो वेस्ट स्टेप्स, जो वेस्ट थे, जो तरीके थे, मतलब कि 18 से कट डाउन करके 5 ले आए, तो मतलब एलिमिनेट कर दिए वेस्ट जो मोशंस थे, जो फालतू के आप बोल सकते हो जो स्टेप्स थे, उनको उन्होंने हटा दिया। जो यूज़फुल स्टेप्स नहीं थे उनको उन्होंने हटा दिया और केवल वही स्टेप्स रखे जो यूज़फुल थे,
कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग किसी काम को कर रहे होते हैं, हमको एक प्रॉपर तरीका पता नहीं होता उस काम को करने का, तो हम उस काम को थोड़ी देर में करते हैं। वो देर में इसलिए करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। लेकिन अगर हम उस काम को स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जहाँ हम उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए 4 स्टेप्स ले रहे हैं और वो 4 स्टेप 4 घंटे में पूरे हो रहे हैं, वहीं हम उस काम को 2 स्टेप्स में आराम से 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी कॉस्ट भी बच रही है और हमारा टाइम भी बच रहा है, हमारा मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल रिसोर्सेज सब बच रहे हैं। ये जो थे मोशन स्टडी में ज़्यादातर काम किसने करा था? फ्रैंक गिलबर्ट ने। इस कॉन्सेप्ट के प्रोपाउंडर उन्हीं को बोला जाता है। बेसिकली फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने दोनों ने ही काम करा था। उनको फ्रैंक गिलबर्ट को इस चीज़ का पायनियर बोला जाता है, ठीक है। Motion study is a scientific technique introduced by Frank Gilbert. It is one of the technique of work study recommended by F.W. Taylor to decide upon choosing the method. तो ये क्या था? इसकी हेल्प से हम देखते हैं, मतलब कि वो जो एक पर्टिकुलर मेथड तो चूज़ कर लिया हमने करने के लिए, अब उस मेथड्स में कितने स्टेप्स हैं ये भी हमको देखना है। तो हम उस पर्टिकुलर मेथड को कितने स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टास्क को, वो स्टेप्स, वो मोशंस, यहाँ पर स्टेप्स को मोशन बोला गया है, तो वो मोशंस को करने के लिए प्रॉपर स्टडी होगी और फिर हम पता लगाएंगे कि कितने यूज़फुल मोशंस चाहिए हमको उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। तो उन्हीं को रखा जाएगा और बाकी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो वेस्ट जो थे, वेस्ट मेथड्स या वेस्ट मोशंस जो थे उनको एलिमिनेट करके केवल यूजफुल मोशंस को रखा जाएगा। और इसको उन्होंने थर्लबिग एनालिसिस बोला था। थर्लबिग कुछ नहीं है, जो उनका लास्ट नेम था गिलबर्ट, उसी को उन्होंने क्या कर दिया था, उल्टा करके ये पर्टिकुलर टर्म लाए थे थर्लबिग। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 18 काइंड्स ऑफ एलिमेंटल मोशंस बोले दिए थे, जिसको हम बोल सकते हैं कि मोशन स्टडी में 18 मोशंस हैं और उन 18 में से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टास्क है उसके अकॉर्डिंग कितने भी यूजफुल मोशंस लेके उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। Thirlbig are 18 kind of elemental motions used in the study of motion economy in workplace. A workplace task is analyzed by recording each of the Thirlbig unit of process. अब वो 18 motions क्या हैं? वो है ये: search, find, select, grasp, hold, transport loaded, transport empty, position, assemble, use, disassemble, inspect, preposition, release load, unavoidable delay, avoidable delay, plan and rest. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है और ये सब भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आता नहीं है वैसे। बस आपको ये देखना चाहिए कि मोशन स्टडी पे काम किसने करा था, किसको प्रोपाउंडर बोला जाता है और थर्लबिग क्या होता है, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। नाउ कम्स टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी में हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा और वो टाइम फिजिबल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें हम एफिशिएंटली, जितने टाइम में हम प्रॉपर टाइम में हम एफिशिएंटली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए। ऐसा नहीं है कि अगर कम टाइम लगा, लेट से हम टाइम स्टडी में हम क्या देखते हैं, हम टाइम स्टडी में केवल ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए प्रॉपर टाइम कितना लग रहा है, ना कम टाइम लगना चाहिए ना ज़्यादा, क्योंकि अगर हम स्लो करेंगे वो टास्क को, लेट से हमने जल्दी से वो काम कर दिया कम टाइम में, तो हमको क्या पता वो प्रॉपर क्वालिटी ना मिले। अगर हम लेट करेंगे वो काम तो फिर हम प्रॉपर मतलब जिस वजह से हम वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उस वजह का उसका जो टाइम स्पैन है उसके बाद हमने वो कंप्लीट करके दिया तो उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो एक ऐसा टाइम हमको निकालना पड़ेगा टाइम स्टडी के बाद, एनालाइज करके उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम वो पर्टिकुलर टास्क को फीजिबली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाए। दिस स्टडी इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की मदद से हम वो टाइम स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कितनी लेबर कॉस्ट आई है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर्स। उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना लेबर कॉस्ट लगेगा, कितने वर्कर्स लगेंगे एंड कितना टाइम लगेगा बेसिकली, ठीक है। फटीग स्टडी में हम क्या देखते हैं? फटीग स्टडी का मतलब होता है, देखो ह्यूमन बींग्स ही काम कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्वियसली ह्यूमन बींग 24/7 तो काम कर नहीं सकते हैं, वो थक भी जाएंगे। तो जब वो जब
काम करते करते वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो उनका जो एफिशिएंसी लेवल है वो ड्रॉप करने लगेगा, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप करेगी, और एनर्जी लेवल ड्रॉप करने से क्या होगा, वो एफिशिएंटली अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो, इस वजह से फटीग स्टडी की जाती है। फटीग स्टडी में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, सॉरी, जैसे कि हमने ये देखा, इसको अब ऐसे देखो कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना स्टेप्स या मोशंस लग रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इस पूरे स्टडी में हमने ये देखा कि एक टास्क इस तरीके से पूरा हो रहा है। अब फटीग स्टडी में हम ये देख रहे हैं कि जो इंसान उस काम को कर रहा है वो क्या उस काम को उस उतने टाइम में, जो टाइम स्पैन दिया है उस काम को करने के लिए, उस टाइम में वो रेगुलरली काम कर सकता है। अगर कर सकता है वेल एंड गुड, वैसे नहीं कर सकता वो ऑब्वियसली, तो उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। फटीग स्टडी में हम ये देखते हैं कि कितने इंटरवल्स में हम अपने वर्कर्स को रेस्ट प्रोवाइड करें कि वो अच्छे से अपनी बॉडी को रिजुविनेट भी कर पाएँ, और ताकि वो अच्छे से दोबारा से, जब जैसे अगर एक पर्टिकुलर वर्कर पूरे लगातार 7-8 घंटे या 12 घंटे काम करता रहेगा, तो आफ्टर 5 आवर्स उसकी धीरे धीरे एनर्जी और एफिशिएंसी डिक्रीज होने, ड्रॉप करने लगेगी। तो उसको हमको क्या देना पड़ेगा, एक प्रॉपर इंटरवल पे रेस्ट देना पड़ेगा। कितने इंटरवल पे रेस्ट देना है, कितनी बार रेस्ट देना है, ये कैसे पता चलेगा हमको, फटीग स्टडी से। तो अगर मैनुअल वर्क है, ऐसा कोई काम है जहाँ खड़े होकर ज़्यादा काम हो रहा है, तो वहाँ पर जो रेस्ट इंटरवल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू द वर्क जहाँ बैठ के काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, प्रॉपर फटीग स्टडी से। उससे हम क्या देखेंगे, उससे हम देखेंगे कि एक वर्कर को कितने इंटरवल्स पे ब्रेक चाहिए, कितने टाइम का ब्रेक चाहिए, 5 मिनट्स का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का। और वो इंटरवल और टाइम के पीछे का मकसद ये है कि उतना टाइम होना चाहिए कि वो प्रॉपरली उतने टाइम में अपनी जो थकावट है उसको दूर कर सके। इतना ज़्यादा टाइम नहीं, इतने दूर का रेस्ट या इतनी देर का रेस्ट पीरियड नहीं होना चाहिए कि लेट्स से 1 घंटे की बजाय अगर 2 घंटे का रेस्ट पीरियड हो गया, तो 2 घंटे बाद उसको मन ही ना करे काम करेगा, रेस्ट ही करने का मन करे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इतने कम टाइम का भी रेस्ट पीरियड नहीं होना चाहिए कि उसकी थकान ही दूर ना हो। तो प्रॉपर टाइम होना चाहिए रेस्ट पीरियड का, प्रॉपर इंटरवल्स होने चाहिए, और फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में। आप हर घंटे अगर कोई टास्क हो रहा है, उसमें हमने फटीग स्टडी करी, हमने देखा कि लेट्स से ए टास्क में हमको कैसा रेस्ट पीरियड चाहिए, हर 1 घंटे में 5 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक 3 बार। तो क्योंकि वो जो काम था वो ज़्यादा खड़े होने वाला काम था। अगर ऐसा कोई सिटिंग वाला काम है, उसमें क्या होगा, हर 4 घंटे में 1 घंटे का ब्रेक हो सकता है, तो ऐसे 2 बार ब्रेक हो सकता है या 1 बार ब्रेक हो सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि कितना इंटरवल का होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, ये फटीग स्टडी हमको बताएगी। नाउ कम्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब देखो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको केवल बेसिक बता रही हूँ। इसमें क्या था, जो टेलर थे उन्होंने ही पीस रेट सिस्टम के बारे में ये कॉन्सेप्ट निकाला था, जिसमें डिफरेंट वेजेस होंगे फॉर डिफरेंट परफॉर्मेंसेस, ठीक है। जो वर्कर जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उसको उस तरीके से क्या होगा, वेजेस मिलेंगे। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है, उस स्टैंडर्ड को जो मीट करेगा उसको अच्छे वेजेस मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहा है तो उसको लोअर वेजेस मिलेंगे। तो वेजेस कितने होने चाहिए, हाई वेजेस, लोअर वेजेस, ये किस पे डिपेंड करेगा, वेज सिस्टम पे। एक प्रॉपर वेज सिस्टम तैयार होगा, एक स्टैंडर्ड सेट होगा कि आपको मतलब एक स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा, एक प्रॉपर स्टडी के बाद। तो अगर आप उस स्टैंडर्ड को मीट करते हो तो आपको फिर इंसेंटिव मिलेंगे, प्रॉपर वेजेस मिलेंगे, अच्छे वाले हाई वेजेस। अगर आप उस स्टैंडर्ड्स को के बियॉन्ड भी काम कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, आप उसको सरपास कर रहे हो, तो आपको फिर उसके साथ साथ बोनस भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको लोअर वेजेस मिलेंगे। यहाँ पर वेजेस तो आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको वेजेस ही नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है
उसको मीट करने पर लेट से 100% का कोई स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि आपको 100% टास्क परफॉर्म करना है। किसी ने 70% करा है, उसको लोअर वेजेस मिल रहा है। किसी ने 100% कर दिया, उसको नॉर्मल जो हाई वेजेस है वो मिलेंगे। किसी ने 120% वो काम करा है, तो उसको फिर हाई वेजेस के साथ साथ बोनस भी मिल जाएगा। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यू आर परफॉर्मिंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे वेजेस मिलेंगे। तो ये था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। वाई पीस रेट? क्योंकि पीस के बेसिस पे, पर्टिकुलर पीसेस, कितने पीसेस आप तैयार कर रहे हो उसके बेसिस पे भी ये डिज़ाइन किया जाता है पूरा वेट सिस्टम, ठीक है। और क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था कि पीस रेट सिस्टम पे एक बुक भी दी है टेलर ने, उन्होंने पीस रेट पे भी काम किया हुआ है। एंड जो इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, यहाँ पीस रेट सिस्टम है, कितने मतलब वी हैव पीस रेट सिस्टम, वी हैव टाइम रेट सिस्टम, ये सब एक प्रॉपर एक टॉपिक है, तो जिसको मैं अलग से आपको टॉपिक बताऊंगी इंसेंटिव प्लान्स के बारे में, उसमें भी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे टेलर की, ठीक है। एंड आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट है मेंटल रेवोल्यूशन, जो कि कुछ नहीं है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। मेंटल रेवोल्यूशन इसका मतलब है चेंजिंग ऑफ माइंडसेट, जहाँ पर एम्प्लॉयर एंड वर्कर क्या कर रहे हैं, साथ में आके काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव फीलिंग के साथ काम कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, हार्मनी है, कॉर्डियल रिलेशनशिप बनी हुई है, नर्चरिंग एनवायरनमेंट है, केयरिंग एनवायरनमेंट है, जहाँ मैनेजर्स अपने वर्कर्स को समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, वहीं वर्कर्स भी ये अच्छे से अपने जो बॉसेस हैं, अपने मैनेजर्स हैं, उनके ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हैं। तो एक हार्मनी बनी हुई है, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, एक पेरेंट और चाइल्ड वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो है, जिसमें दोनों ही इक्वल फुटिंग पर है, कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं, मास्टर कोई नहीं है, स्लेव कोई नहीं है, दे ऑल आर इक्वल, क्योंकि दोनों ही मिलके एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हैं, दोनों ही इंटीग्रेटेड वे में काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजर्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वर्कर्स कम कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होता है, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर पाती है, और दिस इज मेंटल रेवोल्यूशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड ये चीज़ ये थी। चलिए एक बार दोबारा से मैं आपको प्रिंसिपल्स और बता देती हूँ। देखिए 4 प्रिंसिपल्स थे। पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फिर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, देन वी हैव कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, देन 4th प्रिंसिपल था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। फिर हमारे पास टेक्निक्स आते हैं। यहाँ पर हमने पहली टेक्निक पढ़ी फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होगी। उस ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। वी हैव प्लानिंग डिपार्टमेंट, वी हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या ऑपरेशन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लानिंग वाला काम हो रहा है, माइंड से काम हो रहा है। उसमें 4 मैनेजर्स हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉर्ड्स क्लर्क, रूट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। स्पीड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास स्पीड बॉस है, गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, इंस्पेक्टर है, और ये 8 के 8 मैनेजर्स के अंडर हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। बेसिकली वर्कर्स किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? 8 मैनेजर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। रूट क्लर्क हमको पाथ बताता है, वो डिसाइड करता है कि कौन से पाथ से होके गुजरेगा एक पर्टिकुलर काम, मतलब वो पाथ, वो सीक्वेंस एंश्योर करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क इंस्ट्रक्शन पूरा सेट करता है कि कैसे मतलब किस वे में कोई काम होगा, कौन से नेचर का काम है, किस वे में होगा, कौन सा प्रोसीजर यूज़ होगा, कौन से मटेरियल्स यूज़ होंगे, कौन सी मशीनरी यूज़ होगी, इंस्ट्रक्शन देता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क किस पे काम कर रहा है, कितनी कॉस्ट में फीजिबली वो काम हो सकता है, कितने टाइम में प्रॉपरली वो काम हो सकता है। डिसिप्लिन ऑफिसर डिसिप्लिन पे काम कर रहा है कि डिसिप्लिन में रूल्स के अंडर रहते हुए वो टास्क एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म हो रहा है। कमिंग टू
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, गैंग बॉस जो कि एक लीडर की तरह अपने अपने ग्रुप्स, सेम स्किल्स के वर्कर्स को एक साथ करके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं। तो और अलग अलग ग्रुप्स को एक हेड कर रहा है कोई लीडर, जिसको हम बोल रहे हैं गैंग बॉस। वो अपने ग्रुप्स को देख रहा है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्पीड बॉक्स स्पीड चेक करता है कि प्रॉपर रिक्वायर्ड स्पीड में वो काम हो रहा है कि नहीं, ना तेज स्पीड में हो ना स्लो स्पीड में हो, एक सेट स्पीड में हो, ताकि वो अच्छे से एफिशिएंटली काम हो पाए। रिपेयर बॉस ये इंश्योर करता है कि मशीन्स, टूल्स, वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर है कि नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वो ठीक करता है। इंस्पेक्टर क्वालिटी वाइज चेक करता है कि जो स्टैंडर्ड सेट हुए थे स्टडी में, उस स्टैंडर्ड से वो टास्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई डेविएशन है, करेक्टिव मेजर्स जहाँ लेने हैं वहाँ वो लेता है। देन वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए अगर बी टाइप का एक स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है, सी टाइप के मशीन्स एंड टूल्स लग रहे हैं, डी टाइप का मेथड और ई टाइप की वर्किंग कंडीशंस लग रहे हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए यही चारों को ही हमेशा यूज़ किया जाएगा। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए और वही स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो होगा। नाउ कम सिंप्लीफिकेशन। आप अपने टास्क को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो, उससे क्या होगा, आपका टास्क अच्छे से परफॉर्म होगा। अगर हम एग्जांपल लें तो शू साइज़, अगर शू साइज़ 1 2 3 4 है, वो ज़्यादा ईजी है बनाने में रादर देन 0.5 1.25 1.25 लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, सिंप्लीफिकेशन। जितना सिंप्लीफाई होगा प्रोसीजर, मेथड्स, जितने सिंप्लीफाइड वे में टास्क परफॉर्म होगा, उतना एफिशिएंटली, उतना ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन हो सकता है हमारे रिसोर्सेज का। नाउ साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। इस पे हम 4 टाइप की स्टडी पढ़ रहे हैं। मेथड स्टडी, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा सूटेबल मेथड है एक पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मोशन स्टडी, हम देखते हैं कितने स्टेप्स में वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है और जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं उसको एलिमिनेट भी हम यहाँ करते हैं। मोशन स्टडी को किसने परफॉर्म करा है, फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने इनमें ज़्यादा काम करा है। मोशन स्टडी को के कॉन्सेप्ट को फ्रैंक गिलबर्ट लेके आए थे। उन्होंने ही ये देखा था कि एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एक प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए और अननेसेसरी स्टेप्स को एलिमिनेट करने का काम भी यही होता है। फिर हमारे पास था टाइम स्टडी, जिसमें हम इन्वेंट करते हैं कितने प्रॉपर टाइम में वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है और उसी टाइम, अगर उतने ही टाइम में परफॉर्म होगी तभी हम उस टास्क को बोल सकते हैं कि हाँ एफिशिएंटली वो टास्क परफॉर्म हुआ है। फटीग स्टडी हम देखते हैं कि अगर जो वर्कर है वो काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो थकेगा तो उसको रेस्ट की आवश्यकता होती है, उसकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो एक पर्टिकुलर वर्कर को कितना रेस्ट मिलना चाहिए, कितने इंटरवल्स में मिलना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में मिलना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहा है। स्टैंडिंग वर्क है, ज़्यादा मैनुअल वर्क है, तो उसका जो रेस्ट इंटरवल फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग होगी और अगर सिटिंग वाला वर्क है उसकी अलग होगी। तो ये कैसे पता चलेगा, फटीग स्टडी से हमको पता चलेगा। फिर हमारे पास आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या डिफरेंशियल वेज सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग जो वेजेस है, मतलब लाइक एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होता है, अगर उसको मीट कर लिया तो आपको एक एक्स टाइप के वेजेस मिलते हैं। अगर आपने उससे कम एफिशिएंटली उस चीज़ को परफॉर्म करा तो आपको लोअर वेजेस मिलेंगे। अगर आपने उतना स्टैंडर्ड फिक्स था उस पर परफॉर्म करा तो आपको वेजेस मिलेंगे जो सेट है। लेकिन अगर आपने उस स्टैंडर्ड को भी बीट कर दिया, उससे भी अच्छा परफॉर्म करा, फिर आपको वेजेस के साथ साथ बोनस और इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या वेज सिस्टम। इसको हम एक अलग टॉपिक में अलग से भी पढ़ेंगे। देन वी हैव मेंटल रेवोल्यूशन, जिसमें हम माइंडसेट के बारे में बात करते हैं कि एक चेंज माइंडसेट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को एक हारमोनियस रिलेशनशिप के साथ काम करना चाहिए, कॉर्डियल रिलेशंस होने चाहिए आपस में, मास्टर एंड स्लेव का एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, पेरेंट एंड चाइल्ड वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहाँ दोनों म्यूचुअली एक साथ इंटीग्रेट होके ही पर्टिकुलर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। जहाँ पर मैनेजर जो अपने वर्कर्स हैं उनकी सारी नीड्स को ध्यान में रखेगा, वो क्या चाहते हैं,
उनको अगर कोई प्रॉब्लम है वो ये चेक करेगा और उनकी हर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ऑब्वियसली हेल्प करेगा अपने अपने वर्कर्स को। और वहीं वर्कर्स ये देखें कोऑपरेट करेंगे अपने मैनेजर्स के साथ, उनके ऑर्डर्स को, उनके रूल्स जो उन्होंने बनाए हैं उसको अच्छे से फॉलो करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, हार्मोनी के साथ काम करना, कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाना, यही मेंटल रेवोल्यूशन में बात करता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड विद दिस आई एंड माई सेशन। एंड अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज मेरा है, इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आपको वो मेरे चैनल पे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और या तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, मेरे को सोशल मीडिया पे मेरे साथ मेरे को फॉलो करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करो। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी टॉपिक में, आप मुझसे अपनी क्वेरीज को मेरे से अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद मी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय। एंड हाँ, कीप लर्निंग।